तो स्टॉक में ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, बट स्टॉक जो है वो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से बहुत ही सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, अगर आप देखो स्क्रीन पे तो टेक्निकल फ्रंट के हिसाब से जो है स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 300 डेज SMA सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर। ठीक है, बट लोअर देन 5, 10, 20, 50, 100 दिन सिंपल मूविंग एवरेज से। तो बात ऐसी है कि स्टॉक जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में ही है, बट यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है अच्छी, जो कि हमें दिख रहा है, तो यहाँ से स्टॉक जो है वो अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है, जो कि 28% का रिटर्न आपको दे सकती है। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक जो है वो अभी ठीक है, 300 डे SMA के ऊपर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो पिवट लेवल है वो भी अगर हम चेक करें तो पिवट लेवल एनालिसिस शोज दैट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम द स्टॉक हैज़ की रेजिस्टेंस एट 1515.17, 1557.43, 1593.87, वेयर एज इट हैज़ की सपोर्ट लेवल्स एट 1436, 1400 एंड 1357 रुपये। अब बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग जो है वो सितंबर 2023 को प्रमोटर्स की थी 53.95%, जो घट के 53.92% हो गई है, जो कि कुछ भी खास चेंज नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी जो इस कंपनी के ओनर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, वो इसी में बने हुए हैं। रिटेल एंड अदर्स का जो शेयर था वो था 35.62%, जो अब हो चुका है 17.64%। मतलब रिटेल जो कैटेगरी है, हम जैसे जो लोग हैं उन लोगों ने इसमें स्टेक अपना घटाया है। ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने 8.75% से लेके अभी 12.31% स्टेक इसमें बढ़ा दिया है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनका इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ा है। और अगर आप देखो म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने पहले 0.62% इसमें अपना होल्ड किया हुआ था स्टेक, जो कि बढ़ के अब हो चुका है 14.89%, ऑलमोस्ट 15% के करीब जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने भी होल्ड किया। तो दैट मीन्स इट इज़ अ गुड स्टॉक, बिकॉज इसमें जो है वो अच्छे मतलब म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को भी पता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, अगर बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो अपना एक साल में अगर उन्होंने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है, तो दैट मीन्स इसकी जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब अगर चार्ट्स की बात कर लें तो चार्ट्स के हिसाब से 1518 रुपये 86 पैसे जो है हमारा टारगेट लेवल है। ठीक है, अगर आप देखो स्टॉक काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, 2022 से पहले से जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देन उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। ठीक है, या आप कह लो एक रिट्रेसमेंट फेज़ में चल रहा है। रिट्रेस करने के बाद अगर यहाँ से सपोर्ट मिलती है, अगर ये सस्टेन कर जाता है ब्रेकआउट, तो इसका लेवल अच्छा खासा, मतलब 1518 तक तो ये मतलब बहुत हाई चांस है कि आएगा ही। उसके बाद 2161 रुपये तक भी ये बड़े आराम से आ सकता है। तो फंडामेंटल्स की अगर और बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इस स्टॉक का वो है 14.90%, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मार्केट कैप जो है वो 7,075 करोड़ का है। पीई रेशो जो है वो है 50.62 का। इंडस्ट्री का पीई जो है वो है 47.78। तो इंडस्ट्री पीई से इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, बट अभी आप इस स्टॉक को मतलब ये अच्छे वैल्यू पे अगर आपको मिले तो आप ले सकते हो उसको। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी 196.89 है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.24% है, मतलब ये डिविडेंड भी देते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो 29.34 है। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू दैट मीन्स सेल्स, जो 2023 में इसकी सेल्स थी वो थी 1083 करोड़, और 2024 में वो सेल्स बढ़ के हो चुकी है 1320 करोड़, जो कि अच्छा नंबर है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो 2023 में कंपनी प्रॉफिट अर्न करी थी, मतलब सेल्स में से एक्सपेंसेस हटा के जो नेट प्रॉफिट होता है, जिसको कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर वापस से री इन्वेस्ट करती है कंपनी के फर्दर बिजनेस में, तो वो प्रॉफिट जो है वो 132 करोड़ हुआ करता था 2023 में, जो कि बढ़ के हो गया है 149 करोड़। ठीक है, साथ ही साथ इसकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी बढ़ी है। तो दोस्तों इंडिगो पेंट्स में जो है वो मैंने अपनी राय बता दी है। मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करूँगा जब भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अपॉर्चुनिटी अभी भी है, बट उसमें थोड़ा सा ध्यान से हमें देख के
मार्केट सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से इसमें पोजीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इंडिगो पेंट्स में हम पोजीशन बना सकते हैं। और आप लोग जो है, अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का मन बनता है स्टॉक में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं CAGR की। आपने काफ़ी बार सुना होगा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, इसके बेसिस पे जो है काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं। तो व्हाट इज़ CAGR? CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एंड इट्स अ वे टू मेजर हाउ एन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस हैज़ ग्रोन ओवर टाइम। तो ये एक रेट होता है जो मेजर करता है कि हाउ कैसे कैसे एक इन्वेस्टमेंट या फिर एक बिजनेस जो है वो टाइम बाय टाइम वो ग्रो किया है। ये मेजर क्या करता है? CAGR इज़ द एनुअल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे पीरियड में एवरेज उसकी एनुअल ग्रोथ रेट क्या हुई है, एवरेज ऑफ हर साल की ग्रोथ क्या हुई है उसकी वो रेट निकालता है। यूजुअली लॉन्गर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा। जैसे मतलब मान लो 5 साल है, 5 साल में हर एक साल जैसे कभी 10%, कभी 20%, कभी 40%, तो उसका एक एवरेज किया जाएगा, वो होता है CAGR। ठीक है, इट टेक्स कंपाउंडिंग इनटू अकाउंट विच मीन्स दैट द ग्रोथ बिल्ड्स ऑन इटसेल्फ। कंपाउंडिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे, कंपाउंडिंग मीन्स जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपकी ग्रोथ है 1 साल की, उसी ग्रोथ के ऊपर अगेन ग्रोथ होना। तो मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, उसे कंपाउंड बोलते हैं। How it is used? CAGR is a useful tool for investors and analysts to evaluate an investment's growth potential and performance. एक यूजफुल टूल है फॉर इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट टू इवेल्यूएट इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ पोटेंशियल है और उसकी परफॉर्मेंस है, उसको इवेल्यूएट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है दिया गया है। इट कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, असेस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेज एंड प्रोजेक्ट फ्यूचर रिटर्न्स। तो इससे जो है आप काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट, अगर आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स में अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो आप उसमें एक अपनी राय बना सकते हो इसके बेसिस पे। ठीक है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो CAGR से, और फ्यूचर के रिटर्न्स जो है वो भी प्रोजेक्ट कर सकते हो CAGR से। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? When calculating CAGR, profits are assumed to be reinvested at the end of each year. तो CAGR आप कैलकुलेट करते टाइम प्रॉफिट को अज्यूम करोगे, मतलब आप ये मान लोगे कि भाई हर साल जो है जो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं वापस री इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। ठीक है, फर्दर प्रॉफिट के लिए। दिस मीन्स दैट CAGR इज अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर, नॉट एन एक्यूरेट रिटर्न। तो CAGR जो है, इसका मतलब CAGR जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, एक्यूरेट रिटर्न नहीं बोल सकते उसको, बिकॉज हर साल ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो आपका कंपनी का प्रॉफिट है उसको आप री इन्वेस्ट ही करो। ठीक है, वाई इट्स एक्यूरेट? CAGR provides a more accurate representation of an investment performance than simple annual growth rate because it smooths out short-term market fluctuation. तो CAGR जो है वो प्रोवाइड करता है एक मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। तो एक इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस की जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी एक एक्चुअल पिक्चर देता है काफ़ी मतलब बाकी जितने भी टूल्स हैं उसके कंपैरिजन में। सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो CAGR बेटर टूल है, बिकॉज इट स्मूथ आउट शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट की जो शॉर्ट टर्म की जो फ्लक्चुएशंस होती है उसको स्मूथ आउट कर देता है CAGR। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी जैसे अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप फंडामेंटली कुछ एनालाइज कर रहे हो तो उसमें CAGR को भी ज़रूर कंसिडर करो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पुरानी इसकी ग्रोथ क्या रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए मुझे वीडियो कैसी लगी आपको, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको डालिए, जिससे मेरे को पता चलेगा कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।